प्रिय भारतवासियों, मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आज मैं किसानों के ऊपर विचार विमर्श करूंगा और कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा जिससे आपकी किसान की व्यवस्था को आप समझ सकें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कितनी ही बार कहा है और उसमें कितनी ही योजनाएं शुरू करी हैं कि हम किसान की आय को दोगुना कर देंगे 2022 के अंत तक। लेकिन अभी हमें देखना है कि हमारे किसान किस स्थिति में, किसान की जोत कितनी है, किसान का उसकी फसल उगाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि करीब 84-85% हमारे जो किसान भाई हैं उनके पास में सिर्फ 2 हेक्टेयर की जोत है। 2 हेक्टेयर का मतलब है 15 बीघा या 3 एकड़ लैंड है उनके पास में। यदि आप देखें, यदि एक किसान के 2 बच्चे हैं और उसके पास में सिर्फ 84-85% किसानों के पास में सिर्फ 15 बीघे ज़मीन है, 2 हेक्टेयर ज़मीन है, तो वो अपना गुजारा कैसे कर सकता है? मेरे ख्याल से नामुमकिन, बहुत ही मुश्किल। और इवन एक मज़दूर जो अपना जो काम करता है उससे भी कम आय की स्थिति हमारे इस छोटे किसान की है। तो उसे देखना है कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अब मैं यदि इस किसान की जोत को आगे लूँ तो मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की रेंज को मैं बढ़ाऊँ तो वो है करीब जिनके पास में 4 हेक्टेयर 30 बीघा और जो है वो 6 एकड़ ज़मीन, 4 हेक्टेयर 6 एकड़ और 30 बीघा ज़मीन तक भी, तो उससे 3-4% और बढ़ जाते हैं। तो करीब 88-89% जो किसान हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो मेरे सुझाव ये हैं गवर्नमेंट से, माननीय प्रधानमंत्री जी और जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनसे, या हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी से, कि जो किसान निधि किसान को दी जा रही है 6,000 रुपये, वो सिर्फ 6,000 रुपये जो हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल को ही दिए जाएं। जिसकी 30 बीघे से ऊपर की जोत है उसको ना दिए जाएं। और इस 6,000 की कीमत को आप बढ़ाकर इस तरीके से बड़े आराम से 15,000 रुपये कर सकते हैं। और ये 15,000 रुपये दिए जाएं जिसकी जोत है 2 हेक्टेयर 3 एकड़ या 15 बीघे। और जिनकी 15 बीघा से लेके मतलब 30 बीघे तक या 6 एकड़ या 4 हेक्टेयर है, उनको ये 10,000 रुपये प्रतिवर्ष दी जा सकती है। इसी तरीके से इन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को ही यदि आपको इलेक्ट्रिसिटी में छूट देनी है या पानी का जो उनको चार्जेस देना पड़ रहा है अपनी सिंचाई के लिए, उसमें आपको जो छूट देनी है वो सिर्फ इसी वर्ग को दी जाए। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी कम होगी और एक तरीके से ध्यान का क्षेत्र इन्हीं किसानों की तरफ रहेगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि यदि एक किसान जिसके पास में 2 हेक्टेयर या 4 हेक्टेयर लैंड भी है, यदि उसके 2 बच्चे हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर सकता है। क्या वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है? क्या वो सभी तरह की चीज़ें जो किसान, अब आइए कि लागत किसान की कितनी हो रही है। देखिए, मनरेगा एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है गवर्नमेंट की, हमारे इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि मनरेगा में जो हमारे पुअर हैं या एक्सट्रीमली पुअर लोग हैं या जिनके पास रोज़गार नहीं है गांव में या इवन अर्बन क्षेत्र में भी, उनको मनरेगा के माध्यम से एक मिनिमम एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाती है और उनको पर डे पेमेंट दिया जाता है। लेकिन इसकी वजह से गांव में क्या हुआ है कि जो मज़दूर वर्ग किसान को मिलता था खेती में सहायता करने के लिए, आज उसको गांव के अंदर एक तो फ्री राशन कोविड की वजह से जो सितंबर मंथ तक फिर उसको फ्री मिल रहा है, और साथ के साथ उसको मनरेगा में जो एक रोज़गार मिल रहा है मनरेगा स्कीम के तहत, तो वो किसान के लिए मज़दूर अवेलेबल नहीं है। इसलिए किसान की मज़दूरी जो यदि वो अपनी ईख को बांधने के लिए या पानी चलाने के लिए या और सारी जो व्यवस्थाएं किसान को जो करनी पड़ती हैं वो बहुत ही मुश्किल है।
सारी इनपुट कॉस्ट किसी भी फसल की आप लें तो वो बढ़ गई हैं। चाहे वो खाद पे सब्सिडी हो, काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट दे रही है, और सॉयल लैब से जो है ना उसकी लैब टेस्टिंग के लिए भी इंश्योरेंस स्कीम भी है। लेकिन फिर भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एक तरीके से वो कठिनाई में है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि बैंक लोन से उनकी अर्थव्यवस्था को ना लगाया जाए। आज एक जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है वो एक तरीके से बैंक के लोन के ऊपर पूरा ही निर्धारित है। 15 बीघे तक या 20 बीघे तक की जिसकी ज़मीन है उसको करीब 3 लाख रुपए लोन मिलता है 7% पे, और जो 6 एकड़ तक के हैं 30 बीघे ज़मीन तक, शायद उनको 5 लाख तक मिलता है, वही 6 या 7% पे। और यदि वो इस लोन को रिटर्न कर देते हैं 1 साल के अंदर तो उनको 3% की सब्सिडी, तो फाइनली वो सिर्फ 4% पे वो लोन उपलब्ध है। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा और माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री को अवगत कराना चाहूँगा कि आज किसान उस लोन की ही तरफ देख रहा है। जैसे ही 1 साल होता है 2 दिन पहले वो सबसे पैसे इकट्ठे कर कर उस लोन को पे करता है, और 2 दिन के बाद ही उस लोन को वो फिर ले लेता है। तो एक तरीके से जो भी उसकी इनकम हो रही है वो इस लोन के ऊपर डिपेंडेंट है। यदि उसका काम चल रहा है, यदि वो बच्चों को पढ़ा पा रहा है, तो इसी वजह से है कि वो अपनी खुद, उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो वाइफ है, हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से अपनी सिर्फ मजदूरी पा रहे हैं। तो इस तरीके से एमएसपी का निर्धारण ऐसे किसानों को ध्यान में रखते हुए किसी तरीके से ऐसे होना चाहिए कि जो लोग इतनी ज़मीन के जो बोने वाले हैं उनका रकबा हमें बिल्कुल रियल टाइम में इकट्ठा करना होगा, और जहाँ पर हमें जो है ना एक करप्शन रोकना होगा, कोई भी पटवारी, सेक्रेटरी या गांव का प्रधान, इन चीज़ों में बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन हमें एक, और या कंप्यूटर फैसिलिटेशन सेंटर जो गांव में खुले हैं उनके द्वारा ये रखनी पड़ेगी, जिससे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को डीबीटी के तहत मदद दी जा सके और उस पर फोकस रखा जा सके। ये मेरा कहना है। दूसरा मेरा ये कहना है कि जिन फार्मर्स के पास में 100 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है, तो आप पाएंगे कि 100 बीघे से ज़्यादा मतलब 20 एकड़ से ज़्यादा वो ही किसान हैं भारतवर्ष में, या तो जो बहुत बड़े ऑफिसर रहे हैं, या जिन्होंने करप्शन से पैसा कमाया है, या जो बड़े कारपोरेट हैं, या जो बड़े ऐसे हैं जो एफएमसीजी प्रोडक्ट की बिज़नेस भारतवर्ष में कर रहे हैं, उन्हीं के पास में इतनी, उसमें नेतागण हैं या हमारे और ऑफिसरगण हैं या जो भी हैं इस तरीके के लोग जिन पे ज़्यादा ज़मीन है, उनको सब्सिडी क्यों दी जाए? और सब्सिडी दी जाए तो सिर्फ खाद पे दी जाए, केमिकल्स पे ना दी जाए। दूसरा, उनको जो है ना इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलनी चाहिए। मेरी ये रिकमेंडेशंस है। आज क्या हो रहा है जिसमें मैं अपने जो हमारे निर्मला सीतारमन जी हैं उनको मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि करीब 56 से 60 हज़ार करोड़ रुपया वो इनकम टैक्स को नहीं आता है। जो जितने बड़े किसान हैं, जो 100 बीघे से ज़्यादा बड़े किसान हैं, कारपोरेट किसान हैं, कोई भी हैं जिनके पास में इससे ज़्यादा ज़मीन है, वो अपनी इनकम टैक्स बचाते हैं अपनी खेती की इनकम दिखाने के लिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को कम से कम 56 से 60 हज़ार करोड़ रुपए सालाना मिलेगा, और ये सारा 60 हज़ार करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट बचाएगी वो आप एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की मदद करने के लिए आप एक किसान फंड, नेशनल किसान फंड बनाएं, और उसको जिस तरीके से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है डिफरेंट स्कीम में, म्यूचुअल फंड हो या डिफरेंट शेयर्स हैं, उसमें एक उसका सीईओ होना चाहिए उस फंड को मेंटेन करने के लिए, सो दैट एंड एवरी ईयर दिस अमाउंट विच इज़ बीइंग generated must be deposited till this Kisan Development Fund become 5 lakh crore.
when this fund becomes 5 lakh crore towards the welfare of small and marginal farmers, then I am sure you will be able to give better MSP, and even MSP वो दे पाएगी गवर्नमेंट सी जो 50 C2+50%, जिससे किसान का फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ हमें सोचना होगा स्पेशली किसानों का जिनके पास में 4 हेक्टेयर तक जो लैंड है, उनके बच्चों को किस तरीके से स्कूलिंग में उनकी फ्री या किस तरीके से उनको योगदान देना चाहिए। और इसी तरीके से किसानों का जो ये गरीब जो किसान स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको किस तरीके से आयुष्मान भारत में उनकी मेडिकल इंश्योरेंस की फैसिलिटी और उनको दूसरे जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हैं या डेथ इंश्योरेंस हैं, उनकी फैसिलिटी किस तरीके से उनको एक्सटेंड की जा सकती हैं। और फिर जो एफपीओ आ रहे हैं, एफपीओ के अंदर अभी किसान बिल तो विड्रॉ हो गए हैं, लेकिन जैसे कुछ स्टेट हैं जिसमें एफपीओ खोला जा सकता है, उत्तर प्रदेश उसमें से एक है, उसमें कैसे उनको प्रोत्साहन दिया जा सकता है जो वो मिलकर एक सामूहिक तौर पर अपनी सहकारिता के बेस पर अपनी जो है वो खेती कर सकते हैं। खेती के साथ साथ ऐसे कौन से व्यवसाय हैं जो उनके गांव में ही खोले जा सकते हैं जिसमें उनको योगदान और सहायता प्रदान करी जाए। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम होगा कि जो किसान जो गरीब किसान हैं, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको ठीक से फ़ायदा पहुंचेगा और ठीक से फ़ायदा पहुंचकर डेफिनेटली उनकी इनकम डबल हो जाएगी। उनके बच्चे जो फ्री एजुकेशन या एक तरीके से जो उनको आयुष्मान भारत में जो जिस तरीके से उनको मेडिकल फैसिलिटी दी जाएंगी, एक बहुत बड़ी सहायता इस वर्क को होगी। और इससे हमारा जो फूड सिक्योरिटी का मामला है, जो हमारा किसान एक पराक्रम करके अनाज को लगातार अपनी पैदावार को बढ़ाता जा रहा है, वो हमेशा फूड सिक्योरिटी बनी रहेगी। और यही एक वर्क किसानों का ऐसा है जिसको मैं चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री, हमने बहुत स्कीम चलाई हैं। इंश्योरेंस, फसल का इंश्योरेंस है, सोयल कार्ड करीब 8 करोड़ फार्मर्स को जो है ना वो बांटे गए हैं। तो ये सारी हैं, किसान सिंचाई योजनाएं, किसान ग्रामीण सड़क योजनाएं हैं जहाँ पे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। एफआरपी गन्ने का भी बढ़ाया है यूपी में और सभी स्टेट्स में, काफ़ी अच्छा है। फिर से जब अब ये इथेनॉल की प्रोडक्ट बननी शुरू हो गई हैं और इथेनॉल की ब्लेंडिंग हमारी पेट्रोल में हो रही है, तो ये भी देखा जाए कि गन्ने की कीमत किस तरीके से एटलीस्ट 25 रुपये क्विंटल और जो है ना बढ़ाई जा सकती है। यूपी में इसका काफ़ी स्कोप है, या जहाँ पर भी गन्ना उगाया जाता है भारतवर्ष में, उसमें कम से कम 25 रुपये क्विंटल का और योगदान उसको बढ़ाकर दिया जाए। तो फिर से एक बार में इन सभी जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देखकर उनकी स्थिति क्या है, इस पर एक कमेटी बनाई जा सकती है। कमेटी बनाकर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान होने चाहिए हर एक प्रदेश और यूनियन टेरिटरी से भारतवर्ष के, और इस किसानों से बिल्कुल रियल टर्म में कितनी कॉस्ट आती है, कितना उनका लेबर है, किस तरीके से एमएसपी, वो क्या फसल बो रहे हैं। और यहाँ पर मेरा एक और सुझाव है कि अब समय आ गया है, हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, आईटी में हमारा पराक्रम है, इंटरनेट की पेनिट्रेशन है, फाइबर ऑप्टिक्स नेट जो है ना वो गांव-गांव में फैल रहा है, और बड़े अच्छी तरीके से इंटरनेट की सुविधाओं को मोबाइल फ़ोन पर हमारे किसान भाई भी यूज़ कर रहे हैं, वो टीवी के माध्यम से सारी जानकारी देखते हैं। तो अब समय आ गया है कि किसानों का, स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स और सभी फार्मर्स का, जिस तरीके से हमने ज़मीन की जोत के जो है ना हमने डिजिटल रिकॉर्ड बना लिए हैं, तो उसी तरीके से हम रियल में देखें कि कौन सी फसल कितनी उगाई जा रही है, किस साल में कैसा मौसम है, कहाँ पर उगानी चाहिए, कहाँ पर वाटर स्ट्रेस है, उनको किस तरीके से चेंज होना चाहिए। वो जो हेल्थ ऑफ सोयल है, सोयल हेल्थ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कैसे किसान ऑर्गेनिक की तरफ जा सकते हैं। अब देखिए, बड़ा आसान है कहना
कि एक छोटा किसान जो है ना ऑर्गेनिक की तरफ को जा सकता है, पर देखिए उसके पास में कि वो कितने जानवर रख सकता है, जो रोटेशन ऑफ क्रॉप है वो कितना लिमिटेड है, इतना छोटा किसान। तो वो तो यही करना चाहेगा, यदि वो ईख उगाता है तो वो सारी ईख उगाएगा, यदि धान उगाता है तो धान उगाएगा, यदि राजस्थान में जहाँ पर कम पानी है यदि वो कोई और फसल उगा रहा है तो सिर्फ वही उगाएगा। जितने बड़े किसान हैं उन्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो अपना रोटेशन ऑफ क्रॉप कर सकते हैं, वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं हमारे जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो हमारे किसान हैं वो आज फेस कर रहे हैं, ये रियलिटी है। और मैं ये बिल्कुल मान रहा हूँ कि मोदी जी की सरकार ने 8 साल में किसानों की मदद के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, बहुत मदद उनकी हो रही है, लेकिन फिर भी जो सुझाव मैंने दिए हैं वो स्मॉल और मार्जिनल जो हमारे छोटे और मध्यम वर्गीय जो किसान हैं जिनके पास में सिर्फ 6 एकड़ तक ज़मीन है, उनके लिए सुविधाएं देनी चाहिए, जिससे वो मजबूत हों और जिससे हमारा खेती मजबूत हो। हमारी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम जो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ आ रही है, और वो हमारी इकोनॉमी में आज एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज थी जो 17-18% थी वो बढ़कर 21 हो गई है। तो ये इस मदद के लिए बिल्कुल वो क्वालिफाई करते हैं, उनको मदद ये दी जानी चाहिए, और उनकी सभी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निदान होना चाहिए, और उनके बच्चों को भी पूरी वो सुविधाएं मिलें जो हमारे मध्यम वर्ग या उससे ऊपर के जो हमारे लोग हैं, जो जिनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़कर नौकरी पाते हैं या वो सक्षम हो पाते हैं अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। इसी के साथ में यदि हम किसान को डेवलपमेंट करेंगे, यदि हम किसान की इनकम को बढ़ाएंगे और किसानों को सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, स्पेशली हमारे जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो भारत बस डेफिनेटली एक और स्ट्राइड लेगा और आगे बढ़ेगा। और इस अमृत काल में ये बहुत ही अत्यंत ये प्रभावशाली कदम होगा। इसी के साथ धन्यवाद।